भारत के इतिहास का एक ऐसा स्कैम जिसमें न सिर्फ पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को पैसे खिलाए गए, बल्कि इस स्कैम के चलते करीब 40 लोगों की अननेचुरल डेथ भी हो गई थी, जो आज भी एक मिस्ट्री है। इस स्कैम से जुड़े लोगों में किसी की बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिलती थी तो किसी की होटल रूम में। इस स्कैम से कनेक्टेड करीब 2000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, जिसमें फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के अलावा 100 पॉलिटिशियन शामिल थे। ये बातें हैं मध्य प्रदेश में हुए अब तक के सबसे बड़े एजुकेशनल स्कैम व्यापम की, जिसके खुलासे के बाद पूरे भारत का एजुकेशन सिस्टम हिल सा गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको व्यापम स्कैम का वो सच बताएंगे जिसने ना जाने कितने डिजर्विंग लोगों की जिंदगी तबाह कर दी और लूजर्स को स्पेस दे दिया। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB, जिसे पहले मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका हिंदी में नाम था मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, और इसी का शॉर्ट फॉर्म था व्यापम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि स्टेट में जो कॉलेजेस थे वहां एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना, जैसे प्री मेडिकल टेस्ट, प्री बीएड एग्जामिनेशन, अकाउंटेंट, ऑडिटर जैसे कई एग्जाम्स की पूरी जिम्मेदारी व्यापम की हुआ करती थी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाले एग्जाम्स भी व्यापम ही कराता था। मतलब आप ये समझ लें कि अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहता था, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए खुली आंखों से सपने देखता था, तो उसके लिए उसे व्यापम द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम से गुजरना ही पड़ता था। यानी उसका फ्यूचर क्या होगा वो व्यापम ही डिसाइड करता था। अब जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पर करप्शन के कीड़े का पैदा होना कोई बहुत अजीब बात नहीं, और व्यापम में भी यही हुआ। व्यापम द्वारा प्री मेडिकल एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग फूड इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, स्कूल टीचर जैसे 13 एग्जाम्स कराए गए, जिसके फाइनल रिजल्ट में धांधली करी गई, जिसमें हर साल करीब 3.2 मिलियन यानी 32 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। और ये जो स्कैम चल रहा था, इसके लिए कई तरीके भी इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे एडमिट कार्ड से छेड़छाड़, इम्पर्सोनेशन। इसमें यह होता था कि जो कैंडिडेट एग्जाम के लिए अप्लाई करता वो खुद एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता था, बल्कि उसकी जगह कोई और इंटर करता, जो या तो पहले से वो एग्जाम पास कर चुका होता था या फिर कोई उस फील्ड का एक्सपर्ट हुआ करता था। सेम वैसे ही जैसे मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना घर पे बैठ के कैरम खेलता है और उसकी जगह कोई और एग्जाम देता है, और जब रिजल्ट आता है तो मुन्ना भाई टॉपर। यही काम व्यापम में भी चल रहा था, और यह करने के लिए सबसे पहले वो जो एडमिट कार्ड में ओरिजिनल कैंडिडेट की फोटो होती थी उसे उस भाड़े पर लाए गए इंसान की इमेज से रिप्लेस किया जाता, और एग्जाम के बाद वापस से ओरिजिनल कैंडिडेट की इमेज एडमिट कार्ड पर लगा दी जाती थी, और इस काम के लिए मोटी रकम वसूली जाती थी। आप इससे समझ सकते हो कि यह सब करना किसी अकेले का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे आसानी से पकड़ा भी जा सकता था, लेकिन कहां से पकड़ते, इसके पीछे का सारा खेल तो बोर्ड ही खेल रहा था। अब आप दूसरी टेक्निक देखें, डमी कैंडिडेट। व्यापम का यह स्कैम इतना बड़ा था कि इसमें रोल नंबर में हेरफेर करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें रोल नंबर को पहले सेट किया जाता कि कौन कहां बैठेगा, फिर उन स्टूडेंट्स को जो पैसे दिए होते थे उन्हें बैठाया जाता, और उनके बीच में एक डमी कैंडिडेट या फिर किसी एक्सपर्ट को बैठा दिया जाता, जिससे उसके आसपास बैठे लोग आसानी से नकल कर पाएं और उस डमी कैंडिडेट की मदद से अच्छे नंबर ला सकें। नंबर 3, आंसर शीट के साथ छेड़छाड़। जो लूजर्स होते थे, अनडिजर्विंग कैंडिडेट, उन्हें पहले से बता दिया जाता कि देखो जो आए वही आंसर करना, बाकी अपनी OMR शीट को ब्लैंक छोड़ देना, आगे हम देख लेंगे। जिसके बाद करप्ट बोर्ड ऑफिशियल्स अपना काम करते और बंदा ब्लैक शीट छोड़ने के बाद भी क्वालिफाई। इस तरह से धांधली चलती रही। नेता से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक मोटे पैसे बनाते रहे। इन बीच आप ये सोचिए कि कितने डिजर्विंग लोगों को लूजर्स ने पैसे के दम पर उन्हें पीछे धकेल दिया, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ कर दिया। हालांकि जब ये सब हो रहा था तो इक्का दुक्का केसेस 1995 से ही सामने आ रहे थे, लेकिन इसकी पहली FIR साल 2000 में छतरपुर में करी गई थी। साल 2004 में खंडवा जिले से 7 केसेस सामने आए थे, लेकिन अभी तक इस पूरे कांड को काफी हल्के में लिया जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि ये सब इक्का दुक्का मामले हैं, इसके पीछे कोई रैकेट काम नहीं कर रहा। लेकिन अब आता है साल 2009, व्यापम में धांधली के कुछ नई कंप्लेंट्स आती हैं, और यहीं से खुलता है व्यापम स्कैम का काला चिट्ठा। व्यापम स्कैम के इस खेल में अब एंट्री होती है इंदौर के एक एक्टिविस्ट
आनंद रॉय की। आनंद एक PIL फाइल करते हैं और इस स्कैम की जांच के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। साल 2009 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर होते हैं। वो इस एलिगेशन की जांच के लिए एक कमेटी भी सेटअप करते हैं। इतना कुछ हुआ, PIL फाइल हुई, कमेटी सेटअप हुई, लेकिन व्यापम में इतने सालों से स्कैम चल रहा था कि उन्हें इस कमेटी की जांच से डर ही नहीं लगा। और लगता भी कैसे, इतने सालों से तो कर ही रहे थे, पकड़े तो गए नहीं थे। लेकिन अब आता है जुलाई 2011 प्री मेडिकल टेस्ट, जिसमें 145 सस्पेक्ट पर नजर रखी जाती है, जिसमें बाकी सस्पेक्ट तो पकड़ में नहीं आते, लेकिन 8 लोगों को पकड़ा जाता है जो दूसरे कैंडिडेट को नकल कराने आए थे। जिसमें एक थे कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले सत्येंद्र वर्मा, जो इंदौर में आशीष यादव की जगह एग्जाम देने के लिए 4 लाख रुपए लिए थे। इसके अलावा 15 ऐसे लोग भी पकड़े गए जो लास्ट ईयर एग्जाम में टॉपर लिस्ट में थे। उन पर शक किया गया था कि इन्हें नकल कराने के लिए बुलाया गया था। हालांकि उनसे क्लेरिफाई करने के लिए कहा गया कि वो दोबारा से एग्जाम देने क्यों आए थे, उसका रीजन बताएं। अगले महीने यानी नवंबर 2011 में वो कमेटी जो साल 2009 में सेटअप करी गई थी, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें बताया गया था कि 114 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंपर्सोनेशन तरीके से प्री मेडिकल टेस्ट पास किया है, जिसमें मोस्टली कैंडिडेट रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी जगह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर या फिर टैलेंटेड मेडिकल स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और इसके लिए बिचौलियों ने 10 से 40 लाख रुपए लिए थे। अब आप सोचें कि इससे पहले जो PMT एग्जाम हुए होंगे उसमें कितने फेक डॉक्टर ग्रेजुएट की डिग्री लेकर लोगों का इलाज कर रहे होंगे, जिनके अंदर PMT टेस्ट क्रैक करने का टैलेंट नहीं था, वो भी डॉक्टर बन गए। खैर, अब आता है साल 2012। इंदौर पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट करती है जो PMT एग्जाम में ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक देने का वादा किया गया था। मतलब एक कैंडिडेट से लिए गए 10 से 40 लाख रुपए, जबकि एग्जाम में फ्रॉड करने वाले को मिला 25 से 50,000 रुपए। आपको क्या लगता है बाकी पैसे कहां गए होंगे? वही पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, व्यापम ऑफिशियल्स, मीडिएटर, सब में बांटे गए। मुर्गा कटेगा भी और सब में बटेगा भी। लेकिन अब आता है साल 2013, व्यापम के अंदर का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। 6 जुलाई और 7 जुलाई को इंदौर पुलिस शहर के कई अलग अलग होटल से करीब 20 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें 17 लोग तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से आए थे, जो 7 जुलाई को होने वाली PMT एग्जाम में लोकल कैंडिडेट्स की मदद करने आए थे और इसके लिए उन्हें 50,000 से 1 लाख रुपए तक देने का वादा किया गया था। इनसे पूछताछ करी जाती है तो एक और नाम सामने आता है, जगदीश सागर, जो एक पूरी की पूरी रैकेट चला रहा था। जगदीश सागर ये था तो एक बिचौलिया, लेकिन सारा खेल इसी का रचा हुआ था और ये कोई नया नया पैदा हुआ फ्रॉडिया नहीं था, बल्कि इसने खुद फ्रॉड करके मेडिकल एग्जाम पास किए थे। फ्रॉड करने के मामले में जगदीश अपने पराये में कोई फर्क भी नहीं करता था, उसके लिए सभी एक समान होते थे, फिर वो कोई मेडिकल एंट्रेंस का स्टूडेंट हो या फिर जगदीश का कोई अपना रिश्तेदार, यहां तक कि उसका सगा भाई या उसका बाप। फ्रॉड करने के मामले में इसने किसी से भेदभाव नहीं किया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने धोखे से अपने ही पिता से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, रिश्तेदारों की भी जमीन हड़प ली, यहां तक कि जब ये डॉक्टर बन गया तो अपने गांव के पास एक हॉस्पिटल ओम आस्था स्वास्थ्य निकेतन खोलता है और गांव में रहने वाले को एक स्कीम बताता है कि आप लोग 400-400 रुपए जमा करो और पूरे साल फ्री इलाज करवाओ। गांव वाले बेचारे भोले भाले लोग वो जमा भी कर देते हैं और जगदीश हॉस्पिटल बंद करके पैसे लेकर भाग जाता है। जगदीश के फ्रॉड की कहानी को अगर एक लाइन में बताया जाए तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। 13 जुलाई 2013 जगदीश सागर को मुंबई के एक होटल से अरेस्ट किया जाता है। उसके पास से 317 स्टूडेंट की एक लिस्ट भी मिलती है। जगदीश सागर के बारे में एक चीज और जान लें, जगदीश पहले अरेस्ट होता है, फिर बेल पर जेल से बाहर आता है और 2018 इलेक्शन में BSP मायावती की पार्टी जगदीश को टिकट देती है और जगदीश इलेक्शन भी लड़ता है और उसे करीब 14,000 वोट भी मिलते हैं। मतलब ये जानते हुए कि जगदीश कौन है और उसने क्या क्राइम किया है, बावजूद इसके उसे टिकट दिया जाता है और पब्लिक, वो भी 100 या 200 नहीं बल्कि 14,000 लोग उसे वोट भी करते हैं। इसे एक चीज आप और समझ सकते हैं कि बड़े से बड़ा क्राइम करने के बाद भी, जनता के साथ ठगी करने के बाद भी जनता का सेवक यानी नेता बनने वाला ऑप्शन खुला ही रहता है। खैर, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जगदीश सागर को अरेस्ट किया गया तो एक और हाई प्रोफाइल नाम सामने आता है, पंकज त्रिवेदी। अब ये भाई साहब कौन है?
पहले ये जान लें। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPEB यानी व्यापम, ये बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करवाता था उसमें पंकज एग्जाम कंट्रोलर हुआ करते थे, मतलब कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता था। जगदीश सागर की गिरफ्तारी होती है और उसके पास जो 317 स्टूडेंट की लिस्ट मिलती है, उन्हीं स्टूडेंट को लेकर पंकज कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मेडिकल कॉलेज के डीन के पास एक लेटर भेजते हैं जिसमें कहते हैं एफिडेविट पर इनके सिग्नेचर के बाद इनके एडमिशन को अलाउ कर देना चाहिए और एफिडेविट पर यह होगा कि इन्होंने किसी भी तरह के अनफेयर संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब वो 317 स्टूडेंट ये क्लैरिफाई करेंगे कि उन्होंने किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया है। पंकज त्रिवेदी आगे कहते हैं अगर पुलिस जांच में ये स्टूडेंट गिल्टी पाए जाते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि जब उन्होंने ये लेटर भेजा था तो उस पर्टिकुलर टाइम तक उन पर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं लगा हुआ था, लेकिन 28 सितंबर 2013 को जगदीश सागर से पूछताछ के बाद पंकज त्रिवेदी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इस स्कैम को जब और डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला साल 2012 में प्री पीजी टेस्ट, फूड इंस्पेक्टर सिलेक्शन टेस्ट, मिल्क फेडरेशन टेस्ट, सूबेदार सब इंस्पेक्टर एंड प्लाटून कमांडर सिलेक्शन टेस्ट, पुलिस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट टेस्ट जैसे एग्जाम में भी धांधली करी गई थी। साल 2012 में हुए पीएमटी एग्जाम की जांच हुई तो पता चला 286 कैंडिडेट ने फर्जी तरीके से एग्जाम पास किया था, जिसके बाद कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई। जैसे 15 जून को एसटीएफ द्वारा स्टेट के फॉर्मर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी लीडर लक्ष्मीकांत शर्मा को अरेस्ट किया गया, जिसके 3 दिन बाद यानी 18 और 19 जून को स्टेट के अलग अलग हिस्सों से 100 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट की गिरफ्तारियां हुई। ओपी शुक्ला जो मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी थे, पहले तो ये फरार हुए लेकिन बाद में खुद ही सरेंडर कर दिया। सुधीर शर्मा ये भी मिनिस्टर साहब के ओएसडी थे, ये भी पहले फरार थे लेकिन बाद में सरेंडर किया। आरके शिवरे इन्होंने भी बाद में सरेंडर किया। रविकांत द्विवेदी ज्वाइंट कमिश्नर थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इन्हें भी अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कुछ रैकेट चलाने वाले भी पकड़े गए, जैसे डॉक्टर जगदीश सागर, इनके जूनियर थे डॉक्टर संजीव शिल्पकार। ये भाई साहब जगदीश सागर से इंस्पायर्ड थे और अपना खुद का एक रैकेट शुरू किया था। सुधीर रॉय, संतोष गुप्ता, तरंग शर्मा, इनकी भी गिरफ्तारियां हुई। इनका ग्रुप सागर के रैकेट से भी बड़ा था जो पर कैंडिडेट 25 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली करता था। लेकिन ये सब तो बिचौलिए होते थे, खेल तो व्यापम के अंदर सेट होता था। जैसे पंकज त्रिवेदी व्यापम एग्जाम कंट्रोलर, सीके मिश्रा ऑफिसर व्यापम, नितिन महेंद्रा प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, अजय सेन सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और सबसे बड़ा नाम स्टेट के गवर्नर राम नरेश यादव के खिलाफ भी एसटीएफ को सबूत मिले थे। लेकिन संविधान में गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है जिसमें उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लेकिन आप सोचें इस व्यापम स्कैम में कितने हाई प्रोफाइल लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें टोटल करीब 2000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। जब यह सब चल रहा था तो बीच बीच में कुछ ऐसे लोगों की बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से मौत भी हो रही थी जो कहीं ना कहीं व्यापम स्कैम से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्टेड थे। एसटीएफ की तरफ से जो लिस्ट सबमिट करी गई उसके हिसाब से 23 लोगों की मौतें हुई, जबकि मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि 40+ लोगों की मौत हुई, जिसमें राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रिक्रूटमेंट में आरोपी था। मार्च 2015 में शैलेश की डेड बॉडी बड़ी ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मिलती है। एक है नम्रता दामोर जो कि सिर्फ 19 साल की थी और मेडिकल स्टूडेंट थी, उनकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिलती है। डॉक्टर अरुण शर्मा जो कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन थे, कहा जाता है कि उन्होंने खुद एसटीएफ को 200 से ज्यादा डॉक्यूमेंट दिए थे और खुद ऐसे स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाई थी जिन पर धांधली में शामिल होने का आरोप था और यह भी दिल्ली एयरपोर्ट के करीब एक होटल में मरे हुए पाए गए। जब ये मौतें हो रही थी तब सोशल मीडिया पर कुछ हैशटैग चलने लगे, जैसे हैशटैग खूनी व्यापम, हैशटैग किलर व्यापम स्कैम, हैशटैग व्यापम नरसंहार। अब आता है जजमेंट का टाइम। 13 फेब 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस को लेकर फैसला सुनाती है और 634 डॉक्टर्स की डिग्री को कैंसिल कर दिया जाता है। यह था इंडिया के इतिहास का एक हाई प्रोफाइल स्कैम जहां करप्शन का ऐसा कीड़ा पैदा हुआ जिसने ना जाने कितने डिजर्विंग लोगों की जिंदगी तबाह कर दी और लूजर्स को अपने सर पे बिठा लिया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।